कभी खामोश रहती हूँ, कभी मैं गुनगुनाती हूँ, ज़माने के बहाने पे कभी मैं मुस्कुराती हूँ। मुझे फूलों की खुशबू सा बिखर जाना तो आता है, मगर अफ़सोस है कि सजाना तुमको ना आता। ये निर्मल शीतल तरड़ी है, हम सब की ये वैतरणी है। और यहीं पे कर्ण ऋषि के आश्रम में ही भरत जो थे शेर का दांत गिन रहे थे। तभी दुष्यंत जी देखते हुए और उन्होंने बोला कि ये कौन सा बच्चा है जो कि शेर का दांत गिन रहा है। तो आगे चल कर के भरत के नाम पे ही हमारे देश का नाम पड़ा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस, एक कदम प्रतिभाओं की खोज। आज तक हमारे चैनल के माध्यम से बहुत से सिंगरों को आपने देखा होगा, ढोलक तबला वादकों को देखा होगा, लेकिन आज मैं एक ऐसी कवयित्री से मिलाने की कोशिश करूंगा जो बहुत जगह एक सम्मान भी प्राप्त कर चुकी हैं और अपने कविता के माध्यम से कुछ न कुछ कहीं न कहीं प्रस्तुत करने का इन्होंने विचार रखती हैं। तो आइए हम इनसे कुछ बातें करते हैं और इनकी कविता सुनने की कोशिश करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। अपना परिचय हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। नमस्कार साथियों, मैं अंकिता अदन्या और मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं कविताएं लिखने का काम करती हूँ। कविताएं लिखने का काम करती हैं आप। मैं आपको बहुत बता दूंगा, सारी चीज़ें से बात करेंगे कहाँ उनको कविताएं की सुन सकते हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि बात शुरुआत करने से पहले कोई कविता आप हमारे दर्शकों को सुनाइए जिसको आपको प्रचलित हो जाएगा। जी, अभी किसान आंदोलन इतना चरम पे है देश में और पूंजीवाद का जिस तरह से कब्जा हो रहा है देश में, तो किसानों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हर किसी को खड़ा होना चाहिए और मैंने भी अपनी कविता के माध्यम से उनके पक्ष में खड़ा होने की कोशिश की हूँ। इस पे मैंने लिखा था कि काले बदरा मंडरा रहे, फैलाए बाहें दिशाओं में, टकरा रहे खुद से खुद में, गर्जन है करे हुंकार भरे। बंटवारा हुआ भारत का जब देखी थी ना इन आँखों ने, हम वो पीड़ा महसूस कर रहे अभी पैदा हुए हालातों में। किसान सड़क पे हैं उतरे, संघर्ष कर रहे सत्ता से। किसान सड़क पे हैं उतरे, संघर्ष कर रहे सत्ता से। खेतों में मरे, सड़कों में मरे, ना कलम चली ना जुबा चले, ना मज़दूरों की बात किए, मज़दूरी किसानों की ना समझे। टीबी की शोर ने ना जाने, टीबी की शोर ने ना जाने कितनी आवाज़ें दबा दिए। गूंगी बहरी सरकारों को कुछ बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिए। जीडीपी की तरह सरकार गिरी, जीडीपी की तरह सरकार गिरी। कुछ एंकर हैं जो बचा रहे, एक ज्वाला धधक रहा मन में, एक ज्वाला धधक रहा मन में। बस प्रश्न है इन सरकारों से, मजदूर पलायन कम था क्या? अंग्रेज़ों सा दमन जो करने लगे, बनकर बिजली है गिरी सब पे, सब कंठे हैं रुधे हुए। पर आज बात आई है किसानों पे, लिख कलम आज सौभाग्य तेरे, है शान हमारे जरा सुन लो किसान की बात किसानों से। किसान की बात सुन लो किसानों से। आपको पता है कि आज दिल्ली बॉर्डर पर, जो गाजीपुर बॉर्डर है, बहुत देरी से किसान आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने उस पर इन्होंने एक कविता लिखी थी जिसे किसान की बात टाइटल है। अच्छा, ये बताइए कि ये कविताएं कहाँ कहाँ प्रस्तुत की गई हैं? ये कविताएं मैंने कवि सम्मेलन में एक प्रतिभा खोज काव्य मंच था, उस पे मैंने एक कवि सम्मेलन था ऑनलाइन और उस पे मैंने पढ़ा था। और प्रतिध्वनि साहित्य करके भी एक कवि सम्मेलन ही हुआ था ऑनलाइन ही, उस पे भी मैं पढ़ी थी। अच्छा, एक बात और है, जैसे कि अब बता रही थी बहुत जगह, जैसे यूएसए में बताया कि यूएसए में भी ये पत्रिका में छापा गया ये चीज़ें। जी, हम हिंदुस्तानी करके एक पत्रिका है जो कि अमेरिका में यूएसए में प्रकाशित होती है और यहाँ से जो इंडियंस गए हैं वहाँ पे वो लोग जो भी हिंदी साहित्य प्रेमी हैं वो लोग सभी लोग इस पत्रिका को पढ़ते हैं। और अभी हाल ही में एक गाना आया था मुंबई में काबा,
तो वो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे चला था जी। वो भी उस पत्रिका में शामिल था। मुंबई में काबा जो आपने सुना होगा गीत, उसके बाद फिर बिहार में नेहा चंद राठौर ने गाया था बिहार में काबा। ये जो गीत चली थी उस जगह सम्मिलित थी और उसी पत्रिका में इनकी भी कविताएं सम्मिलित की गई हैं। और भी हम आपसे ज़्यादा जानेंगे। अच्छा बताइए कि अंकिता जी कि आपका ये मन कैसे बना कि मुझे कविता लिखना है, कैसी रुचि बढ़ी आपकी? सर हम आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं उसे हमेशा प्रभावित होते हैं और उससे हमारे ऊपर हमेशा प्रभाव पड़ता है। तो सबका अपना जरिया होता है निकालने का कि हम किस माध्यम से किसी को अपने आप को रिप्रेजेंट किस माध्यम से करते हैं। तो क्योंकि कोई स्पीच दे लेता है, कोई कविताएं लिख लेता है और कोई कहानी लिख करके बोलता है, कोई किसी से बोल देता है, कोई बात करके निकाल देता है। तो क्योंकि मैं कविताएं लिखती थी बचपन से ही थोड़ा थोड़ा करके, तो इसलिए मैं इस बातों को मतलब सिर्फ ये कविता लिखने का काम करते हैं कि संगीत लिखने का भी काम करते हैं? जी, संगीत भी लिखते हैं। जी संगीत भी लिखती हूँ। चलिए, और कोई ऐसी कविता जो आपका बहुत ही प्रचलित हुआ था जिसमें आपको पुरस्कार मिला, कोई ऐसी कविता आपको सुनाइए थोड़ा। सर एक कविता है जो गाजीपुर से रिलेटेड है, क्योंकि मैं गाजीपुर से बिलोंग करती हूँ। तो उस पे मैंने लिखी थी कि शीर्षक है कविता का कि ऐसी ही है गंगा की ध्वनि। कल कल सी ध्वनि छल छल करती, लहराती है बल खाती है, इठलाती सी अविरल सी ध्वनि, पावन सी ध्वनि गंगा की है। ये निर्मल शीतल तरणी है, हम सब की ये वैतरणी है। इस ध्वनि से वाकिफ हूँ मैं भी, मोहन की ध्वनि वंशी सी है। कल कल सी ध्वनि छल छल करती, यानी मुझे गंगा की ध्वनि इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि मोहन की वंशी की तरह लगती है। कई नदियों की संगम है ये, कई नदियों की उद्गम भी है, कई नदियों की संगम है ये, कई नदियों की उद्गम भी है। करताल कभी पावक सी है, अपनी खुशियों सी है ये ध्वनि, है शिव जी के डमरू सी ध्वनि। कल कल सी ध्वनि छल छल करती। बहुत। और क्योंकि ये एरिया, जिस एरिया में आप इंटरव्यू ले रहे हैं, वो करंडा क्षेत्र है। और करंडा ऐसा बोला जाता है कि कर्ण ऋषि के नाम पे रखा गया था। कर्ण ऋषि के नाम पे करंडा रखा गया था। आप जितने भी करंडा के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको पता होना चाहिए कि जैसे इन्होंने बताया कि कर्ण ऋषि के नाम पर करंडा का नाम पड़ा था। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कम लोगों को पता होती है। जैसे गाजीपुर का नाम पड़ा था, गाधी राजा के नाम पे पड़ा था। और यहीं पे कर्ण ऋषि के आश्रम में ही भरत जो थे शेर का दांत गिन रहे थे। तभी दुष्यंत जी देखते हुए और उन्होंने बोला कि ये कौन सा बच्चा है जो कि शेर का दांत गिन रहा है। तो आगे चल कर के भरत के नाम पे ही हमारे देश का नाम पड़ा, भारत। और मैंने इसीलिए अपने पेज का नाम भी, फेसबुक पेज जो है वो उसका मैं भरत का भारत इसीलिए रखी थी। जैसा कि अंकिता जी, ऐसा पता चलता है कि आपके पिताजी अध्यापन का काम करते हैं। जी थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, उनके बारे में बताइए। हमारी पूरी फैमिली टीचिंग लाइन में ही है, क्योंकि हमारी मानना ये है कि अगर किसी परिवार को आप समाज में सेवा करना चाहते हैं और आप किसी भी परिवार को कुछ दान देना चाहते हैं तो शिक्षा दान दे दीजिए, क्योंकि एक बच्चे को भी अगर परिवार में शिक्षा मिल गई तो उसकी पूरी पीढ़ियां संवर जाती हैं। तो आपका स्कूल भी है? हाँ, हम स्कूल के बारे में चर्चा करना चाहेंगे कि वो कौन सा स्कूल और कहाँ स्थित है? सर परमेठ गांव है और वहाँ पे पिताजी हमारे स्कूल
खोल करके और यहाँ पे इस एरिया के बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं, बहुत ही कम फ़ी में। और आप यहाँ पता करेंगे इस एरिया में पूरा तो आपको समझ में आएगा कि हमारे विद्यालय का बहुत बड़ा रोल है इस एरिया में एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। और ओम हरिओम इंटर कॉलेज विद्यालय का नाम है। और एक चीज़ और है कि जैसा कि मैंने सुना है कि आप अध्यापन का काम आप भी करती हैं, जैसे मैथ का टीचर है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप मैथ की टीचर हैं और फिर आप कविता लिख ले रही हैं, कैसे दोनों को एक साथ कर लेती हैं आप? सर बचपन से ही मतलब मैथ्स तो हमारा प्यार है, ऐसा बोल सकते हैं आप। और कविता हमारी हॉबी है लिखने का, मतलब वो शौक़ जिसको बोलते हैं। तो कविताएं मैं शौक़ के वजह से लिखती हूँ, लेकिन मैथ्स से बहुत ज़्यादा लगाव है मुझे बचपन से ही। और मैथ्स के दम पे ही फिर मैंने बाद में किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। वहाँ से मैं स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट में ग्रेजुएशन करी थी। थोड़ा यूपीएससी के साइड में तैयारी कर रही हूँ यूपीएससी का। तो मैंने सोचा कि अगर मैं यूपीएससी क्लियर करके भी समाज का सेवा ही करूँगी तो बेटर है कि मेरे को एक चांस मिला है तो मैं करूँ, तो यहाँ पे पढ़ाने का काम करूँ। बहुत अच्छी बात है। बहुत कम लोगों के माइंड में आता है कि मैं समाज सेवा करूँ, और समाज सेवा के माध्यम से लोग सोचते हैं कि समाज सेवा सिर्फ नेतागिरी करने से होती है। मैं आपको बता दूँ, समाज सेवा सिर्फ नेतागिरी करने से नहीं होगा। अगर आप शिक्षित हैं, अगर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो वो भी एक समाज सेवा के ही लिए बना जाता है। और जी कोई ऐसी कविता है जो कि 2-3 लाइन उसका भी चाहेंगे हम दर्शकों को सुनाएं? मैंने जो लड़कियों का अभी रेप हुआ था, जो लड़की हाथरस कांड हुआ था, तो मैं बहुत पहले एक मुजफ्फरपुर में बहुत गैंग रेप हुआ था, तो उस पर मैंने लिखा था उस टाइम पे। तो फिर जब मैं लॉकडाउन में ही शुरू की थी पत्रिकाओं में देना, तो मैंने ये कविता दी थी कि कभी खामोश रहती हूँ, कभी मैं गुनगुनाती हूँ, कभी खामोश रहती हूँ, कभी मैं गुनगुनाती हूँ, जमाने के बहाने पे कभी मैं मुस्कुराती हूँ। मुझे फूलों की खुशबू सा बिखर जाना तो आता है, मगर अफसोस है कि सजाना तुमको ना आता। गुलिस्ता में हज़ारों फूल यूं ही मुरझा जाते हैं, गुलिस्ता में हज़ारों फूल यूं ही मुरझा जाते हैं, तुझे ना कद्र है उनकी वो टूट जाते हैं। हज़ारों बंदिशों के बाद ज़रा चेहरा तो देखो ना, हज़ारों बंदिशों के बाद ज़रा चेहरा तो देखो ना, वही नूरानी सा चेहरा, वही खुशबू अभी भी है। कभी खामोश रहती हूँ, कभी मैं गुनगुनाती हूँ। कभी टहनी को तोड़े हो, कभी पत्ती को तोड़े हो, कुचल देते हो कलियों को, कभी तुम गर्व करते हो, कुचल देते हो फूलों को, उसी में शान है तेरी। पलट के मेरी आँखें जो देखी तेरी ये हरकत, मुझे नाराज़गी ना है, तरस तुझ पे आती है। कभी खामोश रहती हूँ, कभी मैं गुनगुनाती हूँ। हाँ वाकिफ़ हूँ मैं तेरी शराफतों से भी, हाँ वाकिफ़ हूँ मैं तेरी शराफतों से भी, जो बच जाती हैं कुछ तो तुम उन्हें लक्ष्मी कहते हो। निवेदन है मेरी तुझसे, ना हम कोई देवी हैं, तुम्हारे जैसे ही हैं, हमें अधिकार दे दो बस, यहाँ सुकून से जीने का ये एहसान कर दो बस। बहुत ख्वाहिश है मगर नज़रअंदाज करती हूँ, कभी खामोश रहती हूँ, कभी मैं गुनगुनाती हूँ। वाह। तो दोस्तों, अभी हमारी बातचीत हो रही थी अंकिता अदनिया जी से, जो एक अच्छी कवियत्री हैं, जो कविता लिखने का काम करती हैं और बहुत सारे पुरस्कार इन्होंने अर्जित किए हैं, जिसमें सर्टिफिकेट अधिक से अधिक ज़्यादा है। और साथ ही में बता दूं कि ये संगीत लिखने का भी काम करती हैं। और आपको मुझे आज ये एहसास हो गया है कि जो संगीत लिखता है, कहीं न कहीं उनके गले में भी वो सरस्वती का वास होता है। आपने सुना, देखा होगा और सुना भी होगा। तो अगर हमारी बातचीत आपको अच्छी लगी हो तो हम चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अधिक से अधिक कमेंट करें जो हमसे बातचीत नहीं हो पाई है, ताकि मैं अगर दोबारा मैं इनसे मिलूं तो इनसे सवाल कर सकूं। तो आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, एक कदम प्रतिभाओं की खोज। मैं हूं सत्यानंद स्वामी।